देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की आउटसोर्स की नीति बहुत शोषण वाली नीति है। इससे ज्यादा शोषण कर्मचारी का, इससे ज्यादा शोषण मजदूर का हो नहीं सकता। आज प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 14 लाख पार कर चुका है। और क्या ये सत्य है कि पिछले 2 साल में प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 28,000 नौकरियां जो है वो सरकार के अंदर अनुबंध कर्मचारी या आउटसोर्स या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सरकार के अंदर दी गई। हमने एक चीज को लेकर के एक गंभीर और ईमानदार प्रयत्न किया उस दिशा में, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके मसलों को समझा जाए, उनके मसलों का समाधान किया जाए, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। आउटसोर्स का दर्द या फिर बेरोजगारों की चीखों पुकार की गूंज। जी हां, आज के हमारी इस विशेष पेशकश में हम आउटसोर्स कर्मचारियों के दर्द का पोस्टमार्टम करेंगे। इसी कड़ी से जुड़े हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं की चीखों पुकार भी गूंगी व्यवस्था के सामने लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को आउटसोर्स कर दिया है। इससे ना आउटसोर्स कर्मियों को न्याय मिल पा रहा है और इस भर्ती के कारण पढ़ा लिखा नौजवान काबिलियत के बावजूद बाहर धक्के खाने को मजबूर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की आउटसोर्स की नीति बहुत शोषण वाली नीति है। इससे ज्यादा शोषण कर्मचारी का, इससे ज्यादा शोषण मजदूर का हो नहीं सकता। और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो आउटसोर्स का कर्मी है उसको भ्रमित करना चाहता है। हकीकत और सच्चाई क्या है? हकीकत और सच्चाई ये है कि कोई भी ऐसी नीति नहीं बन सकती है जो एक मजदूर और दूसरे मजदूर जो एक किस्म का काम करते हैं उसके साथ भेदभाव करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। आज एक बार फिर जनता से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्रदेश में 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी अपने लिए रेगुलर पॉलिसी मांग रहे हैं। उधर पढ़े लिखे प्रशिक्षित बेरोजगार आउटसोर्स भर्ती को बैकडोर एंट्री बता रहे हैं। इसी उदासी और उपेक्षा को लेकर प्रशिक्षित नौजवान आउटसोर्स की संभावित पॉलिसी को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इधर आउटसोर्स कर्मचारियों को गुस्सा है कि काम तो उनसे ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन वेतन दिहाड़ीदार से भी कम है। रुआंसी स्वर में आउटसोर्स कर्मचारी तो यहां तक कह रहा है कि सरकार व्यवस्था ने न केवल उन्हें धोखा दिया बल्कि उनका कैरियर भी बर्बाद कर दिया। का संविधान राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में बना है। ये संविधान कुर्बानी से बना है और आर्टिकल 14 बड़ा साफ कहता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एक किस्म के काम का एक किस्म का वेतन देना है, लेकिन आउटसोर्स के अंदर ऐसा नहीं है। ये शोषण वाला ये कानून है। ये जो आउटसोर्स की पॉलिसी है ये लूट घसूट जुल्म और अत्याचार की नीति है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये खत्म कर लेनी चाहिए। कोई पॉलिसी नहीं बन सकती है, इसको खत्म करने की बात कीजिए। प्रदेश की सारी व्यवस्था को ठेके पर कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को एनएचएम की आड़ में प्राइवेट कंपनियों के सुपुर्द कर दिया है। एम्बुलेंस सेवा से लेकर अस्पतालों के टेस्ट तक आउटसोर्स हो गए हैं। शिमला शहर का पानी ठेकेदारी व्यवस्था को झोंक दिया है। सड़क परियोजनाओं से लेकर बिजली से मीटर तक आउटसोर्स है। राज्य के अधिकतर विभागों में सफाई, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस आउटसोर्स कर दिया है। और तो और प्रदेश की पढ़ाई भी आउटसोर्स है। जब पूंजीवादी व्यवस्था प्रदेश की शिक्षा पर हावी होने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से इसका असर क्वालिटी एजुकेशन से लेकर पढ़े लिखे नौजवानों पर पड़ेगा। प्रदेश में एसएमसी टीचर ठेकेदार रख रहे हैं। स्कूलों में वोकेशनल तथा कंप्यूटर टीचर भी आउटसोर्स पर रखे जा रहे हैं। अब इसके दुष्परिणाम देखिए। वोकेशनल कंप्यूटर एसएमसी टीचर को चुनावी घोषणा में लगातार पॉलिसी के नाम पर सगुफे मिल रहे हैं। सिस्टम के अंदर एसएमसी वालों का शोषण हो रहा है और बाहर कमीशन क्वालिफाइड टीजीटी वाले नौकरी को तड़फ रहे हैं। यही हाल सरकार के सभी विभागों का हो चुका है।
इस व्यवस्था की आड़ में प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्स की जमकर भर्तियां की गई हैं। सरकार का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां आउटसोर्स कर्मचारी क्लर्क से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर तैनात न हो। चुनावी आश्वासनों के चलते इन कर्मचारियों के लिए लंबे समय से न्यूनतम वेतनमान और स्थायी पॉलिसी का निर्धारण किया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि काम इनसे रेगुलर कर्मचारियों के बराबर और कई जगह ज्यादा भी लिया जा रहा है। लेकिन वेतन में अंतर इतना है कि ये खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों की माने तो आउटसोर्स व्यवस्था से बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है और इसका सीधा लाभ भी पूंजीवाद व्यवस्था को मिलता है। बेरोजगार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा में कम पैसों पर कर्मचारी मिलेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक जैसे काम के बदले दो अलग अलग वेतन क्यों? संविधान का आर्टिकल 14 साफ कहता है कि देश का कानून सभी के लिए एक बराबर है। भारत में अगर आज हम सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं तो वो बेरोजगारी है। आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में जो बेरोजगारी है वो लगभग 5.3 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, और अगर हम बेरोजगारी का दर देखते हैं वो लगभग 9.8% के आसपास आता है। और ये पूरे राज्यों के अंदर जितने भी भारत के अंदर राज्यों हैं सब जगह जो है वो बेरोजगारी की समस्या भयावह है। और उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और इसकी भी अगर हम देखें यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो यहाँ पर भी बहुत अधिक है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बेरोजगारी का दर जो है वो यहाँ पर बहुत अधिक है, वो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। यहाँ पर लगभग बेरोजगारी का दर जो है वो 12.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 9.8% है। और अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख लोग, 8.82 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, क्योंकि हिमाचल की जनसंख्या जो है वो कंपैरेटिवली कम है और उसके अनुसार यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो बहुत अधिक है। दरअसल इस ठेकेदारी प्रथा का जन्म 3 दशक पहले हो गया था। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बनाने की बुनियाद वर्ष 1991 की नरसिम्हा राव सरकार ने रखी थी। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हुए नव उदार विकास का ये रास्ता सबसे पहले देश को दिखाया था। पूंजी को मजबूत करने के लिए इस आउटसोर्स व्यवस्था की लकीर खींची गई थी, लेकिन आज इसके सुखद परिणामों के पीछे आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द और इस प्रथा से नौकरी से वंचित हुआ बेरोजगार तड़फ रहा है। अब तक की राज्य सरकारें इस दर्द पर मरहम लगाने की बजाय सियासी नमक छिड़कने का काम कर रही है। बिल्कुल सीधा सीधा है कि आउटसोर्स कर्मचारी सारी जिंदगी जो है आउटसोर्स पे नहीं रह सकता, चाहे किसी सरकार ने लगाए हों। उनके लिए नीति लानी जरूरी है। मेरा यह मानना है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी बिचौलियों को बीच से हटाया जाएगा। जो बिचौलिया आज सरकार पैसा देती है आउटसोर्स कर्मचारी को, बिचौलिया बीच में से 2500 से 3000 रुपया अपने लिए रख ले रहा है। हम कह रहे हैं कि सीधा सरकार के कोष से कर्मचारी को वेतन चले जाए तो उसकी तनख्वाह में 3-4 हजार रुपए का इजाफा हो जाएगा, जो आज बिचौलिया खा रहा है। सेकेंडली, आप एक लंबे अरसे तक सभी को सारे जीवन आउटसोर्स में नहीं रख सकते, इसलिए एक म्याद तय हो जानी चाहिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद आप कर्मचारी को जो आउटसोर्स पे लिए हैं उनको जो है सरकारी नौकरी में लें। हाँ, भविष्य में जो आउटसोर्स भर्ती हो वो कायदे से हो, उसमें रोस्टर भी लगे और उसमें जो है भर्ती की प्रणाली भी सही हो। तो इसलिए आउटसोर्स पे जो काम होना है वो होना चाहिए। अब वैसे भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि जयराम सरकार अब अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन इसी पे रह सकती है, अब देने का समय नहीं है। हमने एक चीज को लेकर के एक गंभीर और ईमानदार प्रयत्न किया उस दिशा में, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके मसलों को समझा जाए, उनके मसलों का समाधान किया जाए, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। आज हजारों की संख्या में वो नौजवान आए हैं और हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। हम बाकी स्टेट के लोगों का भी सारी डिटेल ले रहे हैं क्या क्या है वहां पर, और वहां पर उसके पश्चात इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनके लिए जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था जहां भविष्य इनके ठीक हो, अच्छे हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं
जो कमेटी है, कमेटी के पास सुझाव दें और सुझाव के माध्यम से हम आगे बढ़ करके उस दिशा में जाएं। चलिए अब ले चलते हैं आपको हिमाचल दस्तक टीवी के संपादक मस्तराम लाल के पास। आखिर इस पूरे मसले पर वो क्या सोचते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आउटसोर्स की भर्तियां जिस प्रकार से पिछले 3 सालों में लगातार की जा रही हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब यही आउटसोर्स के कर्मचारी 22 से 23 साल की उम्र में जो आउटसोर्स पर भर्ती हुए होंगे वो 58 साल की आयु पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ना कोई सरकार उनके लिए स्थायी पॉलिसी बना पाएगी, ना ही उनका इतना सम्मानजनक वेतन मिल पाएगा कि अपने परिवार का गुजारा कर सकें। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन आउटसोर्स के कर्मचारियों का राज्य में शोषण किया जा रहा है। उनकी बैकडोर भर्तियों की जो बार बार आवाजें उठाई जाती हैं, और दोनों ही दल बार बार ये कहती है कि मौजूदा सरकार बैकडोर पर भर्ती की जा रही है, लेकिन सच्चाई वास्तविकता ये है कि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, खासकर वीरभद्र की सरकार रही हो, प्रेम कुमार धूमल की सरकार रही हो, या मौजूदा जयराम की सरकार हो, दबाकर हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स की भर्तियां की जा रही हैं। और सटीक शब्दों में कहें तो इन युवाओं का जो आउटसोर्स पर तैनात किए गए हैं, सभी सरकारें इनका जमकर शोषण कर रही हैं, इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं ला पा रहा। और इसी आड़ में क्योंकि विचित्र स्थिति पैदा ये हो गई है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों का सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं, और इन आउटसोर्स की हो रही भर्तियों के कारण जो कमीशन से क्वालिफाइड हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा हैं, उनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति बन गई है कि पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जिनको सरकार अपने इंटरेस्ट से नौकरियां दे रही है। हम ये नहीं कहते कि आउटसोर्स पे जितने लोग भर्ती किए गए हैं वो सभी बैकडोर होंगे, लेकिन सरकारों पर आम तौर पर यह आरोप लगता रहा है आउटसोर्स भर्तियां यानी कि बैकडोर एंट्री। अगर आप इन भर्तियों को करना चाहते हैं तो इनके लिए स्थायी पॉलिसी लाइए ताकि इनको सम्मानजनक वेतन मिले, या फिर आप आउटसोर्स की व्यवस्था को बंद करके कमीशन के माध्यम से उन युवाओं को मौका दें जो कि प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं, क्वालिफाइड हैं, और जो इन नौकरियों में आने के सही मायने में हकदार हैं। ये सरकार को तय करना होगा कि इस व्यवस्था को क्या ऐसे ही रखा जाएगा लंबे समय तक, या सुधारना होगा, क्योंकि सरकार और सभी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है प्रदेश में। सरकारी विभागों में काम का बोझ कम करने के लिए आउटसोर्स की भर्ती तो हो गई, सत्ता में कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने सरकारी खजाने को बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन सालों से सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर हो रही भर्ती से वो सरकारी खजाने को बचाने के लिए सरकार ने 8 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। हिमाचल रोजगार कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा युवा हर साल सरकारी नौकरियों को आवेदन करते हैं। हाय रे, ये बेरोजगारी का गम कब तक सहते रहेंगे? ये हम नहीं बल्कि हिमाचल के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की जुबान से शब्द निकल रहे हैं। टेट, जेबीटी, बीएड, इंजीनियरिंग, एमसी, एमटेक, एमफिल, पीएचडी करने वाले बेरोजगार युवा छोटी छोटी नौकरियों को भी तरस रहे हैं। उधर बेरोजगारी का दर्द इतना हो गया है कि अब पीएचडी की डिग्रियां लेने वाले भी सड़कों पर घूम रहे हैं। उधर सरकारी विभागों में सालों से लगे आउटसोर्स कर्मचारी भी बेरोजगारों को दुश्मन लग रहे हैं। उधर सरकार का एक और आंकड़ा बेरोजगारों का 12 लाख भी है, जो +2 पास से शुरू होता है। बेरोजगारों की इतनी लंबी फौज अब सरकार की राह में मुश्किल खड़ी कर सकती है अगर इसका समाधान नहीं हुआ। सरकार की तमाम रेगुलर भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आउटसोर्स भर्ती पर रोक होने के बावजूद भी राज्य में इन भर्तियों को किया जा रहा है। हमारे पास ऐसे पदों पर होने वाली भर्तियों के उदाहरण हैं जो आउटसोर्स की वजह से रुक गई है। सुनिए और समझिए कि आखिर बेरोजगार व आउटसोर्स के झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आउटसोर्स भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों बेरोजगार अब सरकारी नौकरियों के लिए तड़फ रहे हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार से ये निवेदन रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो वर्ष 2012 से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद नहीं भरे गए हैं, और वर्ष 2017 से जो है माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो है ये केस लंबित पड़ा हुआ है, उसमें जो है इस केस के मैटर को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व किया जाए
और जो R&P रूल में 5 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस कंडीशन लगाई है उसे रिमूव किया जाए, क्योंकि इस एक कंडीशन से जो है हजारों ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। युवा यही चाहता है कि कमेटी गठित होनी चाहिए, या तो आउटसोर्स के थ्रू भर्ती ना हो, अगर उनकी भर्ती हो रही है तो उसके लिए नीति भी बनाई जाए। सरकार को ये है कि निरंतर जो परीक्षा हो रही है उसके एग्ज़ाम अच्छे से कराए और बाकी समय समय पे भर्तियां कराते रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में एसएमसी की भर्ती 2003 में हुई थी। उस समय इस भर्ती को स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत किया गया था। इस समय 2555 एसएमसी शिक्षक स्कूलों में हैं। अब नौबत ये है कि सरकार ने ना तो एसएमसी को कोई पॉलिसी बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है, ना ही उनकी जगह पर नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है। इसी तरह आउटसोर्स पर लगे करीब 1500 से ज्यादा कंप्यूटर शिक्षक नियमित शिक्षकों की भर्ती को रोक रहे हैं। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स के पद भरे गए हैं। इनमें JOA IT, अकाउंट्स, NHM कर्मी, पैरा वर्कर व अन्य कर्मचारियों की कैटेगरी शामिल है। आउटसोर्स में भरे गए इन कर्मचारियों की वजह से बेरोजगारों से नौकरियों का मौका छीना जा रहा है। इसी के साथ आउटसोर्स के कर्मचारियों के भविष्य को भी सुरक्षित करने को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय सरकार नहीं ले पाई है। आउटसोर्स व बेरोजगारों के बीच अब इस लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। पढ़े लिखे बेरोजगारों ने पहले सरकार, मंत्रियों, अधिकारियों से आउटसोर्स भर्ती करने की गुहार लगाई। वहीं आउटसोर्स की जगह नियमित भर्तियों को करने के लिए कहा। लेकिन जब युवाओं की सुनवाई नहीं हुई, तो जब आउटसोर्स पॉलिसी सरकार बनाने ही वाली है, तो प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने हाईकोर्ट में केस कर दिया। आउटसोर्स के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचे इस केस पर क्या आरोप सरकार पर लगे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। जो प्रशिक्षित बेरोजगार कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ केस किया है। कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी है उसमें आरोप लगाया गया है कि आउटसोर्स भर्ती असंवैधानिक है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर सरकार का आर्टिकल 309 भी लागू नहीं होता है। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी आखिर कैसे सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे सकते हैं और उनके लिए पॉलिसी किस आधार पर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। बेरोजगार प्रशिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार ने आउटसोर्स को स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत 1 साल के लिए भर्ती किया था। बेरोजगार प्रशिक्षक संघ ने अपने केस को मजबूत करने के लिए राजस्थान व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आउटसोर्स भर्ती रेगुलर नहीं है। इसके तहत लगे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण को लेकर पॉलिसी नहीं बन सकती है। अब आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ बेरोजगारों ने सारी हदें पार करने की ठान ली है, ताकि उनकी लाखों की डिग्रियां बेकार न चली जाएं। नौकरी पाने की ये चाहत अब पढ़े लिखे युवाओं को किस ओर ले जाती है, ये देखना अहम होगा। जब तक एक डायरेक्ट भर्ती द्वारा व्यक्ति वहां नहीं आता, तब तक एक आउटसोर्स से काम चलाया जाता है। परंतु हिमाचल सरकार, पूर्व में कांग्रेस सरकार रहे चाहे भाजपा सरकार रहे, इनका काम है कि अपना काम निकालो, बाकी युवाओं के साथ एक राजनीति करो। आज हिमाचल सरकार में जयराम ठाकुर जी आउटसोर्स के पॉलिसी बनाने के साथ साथ आउटसोर्स भर्ती में जोर पकड़ा है। जल शक्ति विभाग में तो महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने इतनी भर्तियां कर दी कि 50 साल में इतनी भर्तियां कोई भी सरकार नहीं करेगी। उन्होंने आउटसोर्स पे इतने अधिक कर्मचारी नियुक्त कर दिए और साथ में उनके लिए पॉलिसी भी ले आ ली। कैबिनेट ने मंजूरी दी हाल ही में पॉलिसी के लिए, पर उसमें भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। एक पंप ऑपरेटर होते हैं, एक पैरा पंप ऑपरेटर होता है। पंप ऑपरेटर क्लास 3 पोस्ट होती है, पैरा पंप ऑपरेटर को इन्होंने क्लास 4 लिया ताकि आउटसोर्स के माध्यम से भर दिया जाए। ये एक राजनीतिक एजेंडा था और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। हिमाचल का युवा बेरोजगारी की आग में इतना क्यों झुलस रहा है? जिस उम्र में युवाओं को अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, उस समय वो कोर्ट कचहरी व सरकार के मंत्रियों के गिर्द घूम रहे हैं।
फिलहाल आपको सुनाते हैं कि आखिर नौकरियों के लिए कौन कौन से ट्रेड के युवा सरकार की चौखट पर अड़े हैं। रोजगारी की दर चाहे हिमाचल प्रदेश में चाहे पूरे देश में बात की जाए लगातार बढ़ रही है। इसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि उस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आप देखिए कि भर्तियां तो निकलती है पर उसका रिजल्ट में से आता नहीं है, पारदर्शिता नजर नहीं आती है। उसके कारण जो युवा है उसे लगता है कि जो उसका भविष्य है वो अंधकार में डूबता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो भर्तियां पिछले कई समय से लटकी है उसका नतीजा भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए, और उसके अलावा जो नई भर्तियां है वो भी जल्दी से जल्दी करवाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी की दर अगर आप पूरे देश में देखिए तो हिमाचल प्रदेश उसमें टॉप प्रदेश में एक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हर साल बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच गया है। इस बीच CMII यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार जो है वो हिमाचल में बेरोजगारी दर 10.3 तक पहुंच चुकी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश अब बेरोजगारी में 9वें स्थान पर है। ग्राफिकली आपको दिखाते हैं कि हिमाचल में बेरोजगारी किस स्थान पर चल रही है। हरियाणा 30.6, राजस्थान 29.8, असम 17.2, जम्मू कश्मीर 17.2, बिहार 14, सिक्किम 12.7, झारखंड 12.2, दिल्ली 10.3, हिमाचल 10.2, त्रिपुरा 9.4। हिमाचल में आउटसोर्स की देन दोनों सरकार की है। भाजपा व कांग्रेस दोनों का एक बराबर इसमें हाथ रहा है। यहां आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने की शुरुआत पूर्व की वीरभद्र सरकार में हुई, जिससे पहले धूमल सरकार में वर्ष 2009 में सबसे पहले सेवाओं को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया। तब धूमल सरकार ने सर्विसेज को आउटसोर्स किया, जिसकी शुरुआत अस्पतालों से हुई। यहां पर सफाई व्यवस्था का काम आउटसोर्स किया गया। बाद में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, जिसने मैन पावर को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। देखिए क्या दर्शाती है हमारी ये रिपोर्ट। 2009 में भाजपा सरकार ने अस्पतालों से सर्विसेज को आउटसोर्स पर रखना शुरू किया। आउटसोर्सिंग एजेंसियां लगाई गई जो आज तक कर्मचारियों को ठेके पर लगवा रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में 20 से 22 हजार कर्मचारियों को आउटसोर्स पर भर्ती भी किया। इसके बाद ये सिलसिला इस सरकार में भी चला रहा, लेकिन इस सरकार से अब इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि इनके लिए स्थायी नीति बनेगी, जिसका इंतजार चल रहा है। प्रदेश के कुछ बड़े विभाग हैं, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी काफी तादाद में हैं। जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा और राज्य बिजली बोर्ड में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग में 8000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न पदों पर हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 4000 पद आउटसोर्स से भरे हैं, जबकि जल शक्ति विभाग में 7000 आउटसोर्स कर्मी और बिजली बोर्ड में 2500 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। शेष सभी विभागों, बोर्डों व निगमों में भी आउटसोर्स की भर्तियां अलग अलग पदों पर की गई है, जिसमें क्लरिकल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर सबसे ज्यादा तादाद में है। चलिए अब बात करते हैं राजनेताओं की। नेताओं ने हर चुनाव में आउटसोर्स को सपने दिखाए। राजनीतिक दलों के लिए आउटसोर्स एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भाजपा ने भी वर्ष 2012-13 में विधानसभा चुनाव के दौरान आउटसोर्स भर्तियों की बात की थी, तो वहीं कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी आउटसोर्स था। कांग्रेस ने इनको रखा भी, और फिर यहां सत्ता परिवर्तन से पहले भाजपा व कांग्रेस दोनों ने दोबारा इसे चुनावी मुद्दा बनाया। पिछली बार इनके लिए पॉलिसी बनाने की बात राजनीतिज्ञों ने कही, लेकिन अब तक पॉलिसी नहीं बनी और चुनाव अब सामने आ चुके हैं। 20 से 25 सालों से सरकारी विभागों में अपनी आधी से ज्यादा उम्र काटने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को जयराम सरकार जरूर उम्मीद बनी है। भाजपा सरकार आउटसोर्स को पॉलिसी तैयार कर रही है। हालांकि 6 माह से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक पॉलिसी में क्या है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों का भरोसा भी सरकार पर कम हो रहा है। यही बड़ी बात है कि भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद लेकर आउटसोर्स में भर्ती हुए कर्मचारियों को राहत मिलती है, या फिर बेरोजगार व आउटसोर्स की लड़ाई सरकार की सब कमेटी पर भारी पड़ती है। वर्तमान जयराम सरकार ने एक कैबिनेट
सब कमेटी बनाई है जो महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में है। कमेटी ने मंथन कर लिया है। विभागों के डाइंग कार्डर को इनके जरिए रिवाइव करने की बात कही है। मामला कैबिनेट में जाएगा, जिसमें 2 लाइन का प्रस्ताव डालने का ऐलान महेंद्र सिंह ने किया है। अब देखना है कि क्या ये चुनावी शिगुफा होगा या इन कर्मचारियों को स्थायी नीति बनाकर राह मिलेगी। वर्तमान सरकार ने रोजगार दिलाने के लिए कई नीतियां चलाई हैं, जिसमें स्वरोजगार पर भी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना व स्टार्टअप स्कीम इसमें प्रमुख है। इसके लिए विशेष नीति बनी है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी चल रहा है। देखिए क्या सच में इन योजनाओं से बेरोजगारी को खत्म करने का असर हो रहा है। राज्य सरकार ने युवाओं को कई स्टार्टअप योजनाएं दी हैं, जिसके जरिए लोग अपने लिए रोजगार का साधन ढूंढ सकते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को 50 साल की आयु तक 35% सब्सिडी पर लोन दिया जाता है। इसी तरह से युवाओं को भी 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। 612 नए स्टार्टअप अभी मंजूर किए गए हैं, जबकि आवेदन 1200 से ज्यादा हैं। 69 स्टार्टअप इकाइयां यहां पर स्थापित हो चुकी हैं। हिमाचलियों को रोजगार के लिए पंप ऑपरेटेड ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में मदद की जा रही है। कृषि क्षेत्र में उपकरणों की खरीद पर विशेष सब्सिडी देकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। परिवहन क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैक्सी कैब के परमिट की योजना चलाई है। इस साल सरकार ने बजट में 30,000 नया रोजगार सरकारी क्षेत्र में देने का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा सरकार ने उद्योगों में रोजगार देने का दावा किया है, जिसमें 4,377 उद्योगों की स्थापना की गई है। इनमें कुल रोजगार 11,874 देने का दावा है। हिमाचल में बेरोजगारों की फौज आने वाले खतरे का संकेत है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, उससे युवा अपने मार्ग से भी भटक रहे हैं। सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 8 लाख से ज्यादा बेरोजगारों में से सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में 1,84,793 हैं। इसके बाद मंडी जिला में बेरोजगार 1,66,051 है। प्रदेश में कुल बेरोजगारों की संख्या 8,73,060 है। प्रदेश में किन्नौर ऐसा जिला है जहां पर एक भी बेरोजगार नहीं है। इसी के साथ अब सार्वजनिक क्षेत्रों में कामगारों की संख्या 2,75,526 है। निजी क्षेत्रों में कामगारों की संख्या 1,83,293 है। हिमाचल में 5,000 होटल रजिस्टर्ड हैं। इसमें सीधे तौर पर 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो होटल के स्टाफ के तौर पर कार्य करते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 5,000 के करीब टैक्सी चालक भी हिमाचल में रोजगार से जुड़े हैं। कोविड के बाद एकाएक ही हिमाचल में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। कोविड दौर से पहले होटलों में जहां 50 से 100 कर्मचारी होते थे, वहां से इनकी छटनी हो गई है और अब ये 20 से 25 तक सीमित रह गए हैं। जिलावार बेरोजगार: बिलासपुर 59,248, चंबा 64,684, हमीरपुर 67,340, कांगड़ा 1,84,793, किन्नौर 0, कुल्लू 57,696, लाहौल 5,290, मंडी 1,66,051, शिमला 79,735, सिरमौर 63,407, सोलन 55,684, ऊना 69,132। चलिए अब इस पूरी स्टोरी को कंक्लूड कर देते हैं। सियासत के हुक्मरानों ने प्रदेश के युवाओं को शोषण तथा आश्वासन की भट्टी में झोंक दिया है। तभी तो आउटसोर्स वालों के लिए अब तक ना रेगुलर पे स्केल मिल पाया है और ना ही स्थायी पॉलिसी का एजेंडा कैबिनेट में आया। हैरानी की बात यह है कि आउटसोर्स वालों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली सरकारें ना आउटसोर्स कर्मचारियों को खुश कर पाई और ना ही प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिल पाई। इस कारण आउटसोर्स वाले सम्मानजनक वेतन के लिए तड़फ रहे हैं और कमीशन की परीक्षा पास कर चुके शिक्षित नौजवान नौकरी के लिए तड़फ रहे हैं। इसका समाधान कोई भी सरकारें तो नहीं निकाल पाई, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।